गुड नून क्लास, वेलकम टू सिराज स्टडी पॉइंट। हम फिर से हाजिर हैं अपने डेली करंट अफेयर्स के सेशन को लेकर। आज हम 28 फरवरी के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। हमारे सेशन यूपीएससी, पीसीएस, एससी, बैंकिंग, रेलवे, नेट जेआरएफ, एफकेट, सीडीएस और यूपी टेट और जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट का पीसीएस देते हो उसके लिए अगर आपके क्वेश्चंस में करंट अफेयर्स की डिमांड होती है तो वो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको हमारा जैसा भी सेशन लगे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करके बताएं और हमारे सेशन को लाइक शेयर तो करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश में फंसे ओके भारत सरकार ने किस देश में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए बहुआयामी ऑपरेशन गंगा शुरू किया है। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेशन गंगा की बात की जा रही है। ठीक है, ऑपरेशन गंगा की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन गंगा जैसे कि अलग अलग इंडिया ने, हमारे देश ने कई बार अलग अलग देशों में जो बचाव अभियान चलाए हैं उसके तहत कई सारे ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं, जिसका एक ऑपरेशन का नाम दिया जाता है जैसे ऑपरेशन वंदे भारत। आपको याद होगा जब कोविड के दौरान अलग अलग देशों से जब हमारे देश के जो नागरिक थे उनको बुलाना था तो ऑपरेशन वंदे भारत स्टार्ट किया गया था। ठीक उसी तर्ज पे उसी तरीके से एक ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया है। जो यूक्रेन में फंसे हमारे भारतीय नागरिक हैं, जो लगभग जिनकी संख्या 20,000 बताई जा रही है, उनको निकालने के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसके जो ऑपरेशन गंगा के नाम से लॉन्च किया गया है। जिसके तहत अगर हम अभी तक की न्यूज़ की बात करें, जो हमारे करंट अपडेट है जिस समय मैं क्लास ले रही हूँ, तो उस समय तक लगभग 8 से 10 फ्लाइट्स आ चुकी हैं, जिसमें लगभग अगर हम एक फ़्लाइट की बात करें जिसमें लगभग 250 लोगों की स्ट्रेंथ होती है। अगर आप एक फ़्लाइट देखते हैं तो लगभग 250 लोगों की स्ट्रेंथ होती है, उससे ज़्यादा या कम थोड़ा बहुत हो सकती है ऑब्वियसली। तो जो 250 लोगों की स्ट्रेंथ होती है उसके तहत अगर हम देखें तो 8 से 10 फ्लाइट जो उड़ चुकी है, यानी कि यूक्रेन के आसपास के देशों से जैसे रोमानिया, बेलारूस, इन सब से जो फ़्लाइट्स आ रही हैं इंडिया में, जिससे जो हमारे भारतीय स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं तो वो लोग आ रहे हैं। तो ये जो है इसके तहत अगर हम देखा जाए तो 20,000 में से लगभग 1,500 स्टूडेंट्स अभी तक आ चुके हैं। एक लगभग जो मैं डाटा बता रही हूँ, तो अभी भी 18,000 या फिर 18,500 समथिंग, 18,000 से 19,000 जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे भारतीय लोग हैं, वो अभी भी यूक्रेन में बुरी बुरी कंडीशन में फंसे हुए हैं, जिसको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में ही आया होगा, यूक्रेन से है, क्योंकि अभी भी जो भी न्यूज़ आ रही हैं वो यूक्रेन और रशिया के जो वॉर चल रहा है उससे रिलेटेड ही आ रही हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन गंगा जो शुरू किया गया है वो यूक्रेन से लोगों को निकालने के लिए शुरू किया गया है। यहाँ पर हम देखें तो ये ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया है लगभग 15,000 जो इंडियंस हैं उनको यूक्रेन से निकालने के लिए। अगर अब अभी हम यूक्रेन की कंडीशंस की बात करें तो ऐसे कई सारे वीडियो क्लिप्स भी सामने आ रहे हैं जिसमें जो है यूक्रेन की जो सेना है यानी यूक्रेन के लोगों द्वारा इंडियंस को मारने की खबरें आ रही हैं। इवन जो अगर हम उसका मैप देखते हैं, अगर हम यूक्रेन का ये मैप देखें तो आपको ये विजिबल होगा। यूक्रेन का मैप जो है, अगर हम यूक्रेन का मैप देखें तो इसके जो सेंटर में जो जगहें हैं, यानी कि जो अंदर के पार्ट में जो इंडियंस फंसे हुए हैं, जैसे चाहे वो हम यहाँ की कीव राजधानी की बात करें, उड़ीसा एक जगह है उसकी बात करें, मोक्लोव एक जगह है वहाँ की बात करें, तो ये सब जगह पे जो इंडियंस फंसे हुए हैं वो अभी भी काफ़ी बुरी कंडीशंस में हैं। लोगों के पास खाने की सुविधाएं नहीं है, रहने की सुविधाएं नहीं है। इवन स्कूल्स में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के बेसमेंट में लोग डर कर रह रहे हैं, लगातार गोलीबारी चल रही है, ऐसी न्यूज़ेस भी आ रही हैं, मीडिया कवरेज जो किया जा रहा है। जबकि जो ये स्टूडेंट्स जो अभी तक आए हैं उनकी न्यूज़ के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो सब लगभग बॉर्डर एरिया के आसपास, जो यहाँ के आप देख सकते हैं ये जो बॉर्डर एरिया है बेलारूस के आसपास, रोमानिया के आसपास, इन सब जगहों से निकल कर जो इंडियंस हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि इनको यहाँ तक पहुँचना ज़्यादा ईजी बजाय कि जो सेंट्रल यूक्रेन में जो फंसे हुए लोग हैं वो।
यहाँ ऐसी भी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं कि यूक्रेन के लोगों द्वारा, यूक्रेन की आर्मी द्वारा इंडियंस जो स्टूडेंट्स हैं उनको मारा भी जा रहा है, उनके साथ भेदभाव भी किया जा रहा है। कई जगह ऐसे वीडियो क्लिप्स भी सामने आ रहे हैं जिसमें ऐसा किया जा रहा है कि जो यूक्रेन के जो डोमिसाइल हैं, यानी कि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उन लोग को एंट्री मिल रही है जगहों पर, बट जो फॉरेनर्स हैं, चाहे वो इंडियन हो या फिर अदर कंट्रीज़ के हैं, उनके पास रहने की सुविधाएं नहीं है, उनको कई जगह एंट्री नहीं दी जा रही है, रहने की सुविधाएं नहीं जा रही, उनके पास खाने को नहीं है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है। आई होप ये न्यूज़ तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास होगी ही, जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसी हैं, अगर हम फॉरेन मिनिस्ट्री की बात करें या फिर जिसकी भी बात करें, तो ऑब्वियसली उनके पास ये न्यूज़ होगी। तो हमारी टीम की तरफ से ये अपील होगी कि प्लीज़ उनको बचाने के लिए एक अच्छे कदम उठाए जाए और अच्छे काम किए जाएँ, क्योंकि ये काफ़ी आवश्यक है। इसमें कोई कमेंट करने वाली बात नहीं है। ये ऑब्वियसली, क्योंकि वो इंडियंस हैं, हमारे देश के लोग हैं, तो उनको बचाने के लिए हमें डेफिनेटली एक कदम उठाना चाहिए, और ये कदम उठाया जा रहा है ऑपरेशन गंगा के तहत। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हेल्पलाइन सेंटर्स के जो नंबर हैं, यहाँ पे मैं आपको विजिबल करा रही हूँ। अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं या फिर कोई भी हैं, कोई भी आपके आसपास के लोग हैं जो वहाँ पे फंसे हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप हंगरी का हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो ये है, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाक रिपब्लिक, यहाँ के जो भी हेल्पलाइन नंबर हैं, व्हाट्सएप ईमेल नंबर्स हैं, ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है। यहाँ पे हम आगे बात करें तो देखिए, कई जगह ऐसे मतलब लोग अपने लगेज ले लेके, यानी कि अपने सामान को ले लेकर खड़े हैं। मेट्रो के आसपास ट्रैवलिंग की जगह नहीं मिल रही है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट इवैक्यूएशन फ्लाइट कैरिंग 219 इंडियन नेशनल्स फ्रॉम यूक्रेन लैंड्स इन मुंबई में फर्स्ट जो फ्लाइट लैंड की थी, जिसमें 219 करीब लोग थे। तो वो ये फ़्लाइट की फ़ोटो दिखाई जा रही है। यहाँ पे आप और भी सारी न्यूज़ दे सकते हैं। कई जगह पे उनको लेके प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है कि कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। आप यहाँ पे चंडीगढ़ में देख सकते हैं, इंडियंस के लिए, यूक्रेन के इंडियंस के लिए यहाँ पे वो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। ठीक है। तो आप यहाँ पे कई सारी न्यूज़ उससे रिलेटेड देख सकते हैं। काफ़ी सारी समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, बट आई होप, हम विश करते हैं कि आगे आने वाले समय में चीज़ें बेहतर हों, और रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वार छिड़ा है वो अपने लेवल पर शांत हो जाए जल्दी से जल्दी, और बड़ा रूप धारण ना करे। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अगर हम यूक्रेन के जो हमारे पीएम हैं व्लादिमीर जेलेंस्की की बात करें, तो जेलेंस्की ने लगभग सभी देशों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, ना ही इंडिया, उन्होंने अपने आसपास के जितने भी देश हैं, लिथुआनिया, लातविया, बाल्टिक देश जो भी हैं, और बाकी रोमानिया, बेलारूस, जो भी देश हैं, सबसे बात करने की कोशिश की, सबसे सहायता मांगने की कोशिश की है कि वो रशिया के खिलाफ हमारा सपोर्ट करें। फ्रांस जैसे देशों ने इवन यहाँ तक कि यूक्रेन को सहायता करने के लिए वादे भी किए हैं। कई कंट्रीज़ ने वहाँ पे जैसे बम से लेके, या फिर आप जो भी इक्विपमेंट्स मांग सकते हैं, लड़ाई के लिए जो इक्विपमेंट्स ज़रूरी होते हैं उसको भी प्रोवाइड कराने के लिए, यूक्रेन की मदद करने के लिए आगे आए हैं। वहीं कई लोगों ने वहाँ पे सामान पहुँचाने की भी जद्दोजहद की है। तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये चीज़ें और वर्स्ट ना हों, और अभी भी अगर हम, हाँ, यहाँ पे हम बाल्टिक कंट्री की बात करें तो लिथुआनिया ने भी अपनी रशिया से डर के अपने देश में इमरजेंसी घोषित कर दिया है, क्योंकि रशिया ने वहाँ पे भी धमकी दी है कि वहाँ पे भी अटैक हो सकता है। तो हम आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स होंगी आपको अपने चैनल के थ्रू डेफिनेटली करवाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल से बने रहें, और आपको जैसा भी लग रहा हो प्लीज़ लाइक शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिस पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है, किस देश में है? तो यहाँ पे मैं बता दूँ पहले से, तो चेरनोबिल क्या है? चेरनोबिल एक जगह है यूक्रेन में। ये चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जो बात कर रहा है, पहले मैं बता दूँ कि ये जो है यूक्रेन में है। ठीक है। ऑब्वियसली रूसी सेना जो कब्जा कर रही है, रूसी सेना की जो लड़ाई हो रही है वो यूक्रेन से हो रही है। तो ये जो है यूक्रेन में है। यहाँ पे मैं आपको मैप में दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये यूक्रेन है। यूक्रेन का मैप है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। यहाँ पे ये जो लोकेशन दिखा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये जगह क्यों फेमस है? 1986 में यहाँ पे सबसे बड़ा
गैस लीक हुआ था, गैस लीकेज जो आज तक का सबसे वर्स्ट और सबसे बड़ा माना जाता है कि इससे बड़ा आज तक कोई ऐसा गैस लीकिंग या फिर ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है जिसके तहत काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई हैं। ये जो जगह थी यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट था 1986 में, यहाँ से लीकेज स्टार्ट हुई थी। ऑब्वियसली 1986 है तो हम यूएसएसआर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम ये देख सकते हैं, ये जो रशिया है, बेलारूस है, ये भी रोमानिया है, मोल्डोव है, जो भी ये यूक्रेन कंट्रीज़ हैं, सारी कंट्रीज़ मिलाकर यूएसएसआर होती थी, जिसमें लगभग 15 कंट्रीज़ लाइक करती थी। जो 1991 के पहले, जब 1991-2 में अब यूएसएसआर का विघटन हुआ था उसके पहले की हम बात कर रहे हैं, तो 1986 में यहाँ पे एक लीकेज हुआ था जिसके तहत लगभग 5,000 से ज़्यादा लोग इंस्टेंट एक दिन में मरे थे कैंसर से, क्योंकि वहाँ से जो गैस लीकेज हुई थी उसके तहत रेडियो एक्टिव पदार्थों के तहत जो है काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। बट हाँ, उस समय ये भी हुआ था कि यूएसएसआर ने ये घटना मतलब बताई नहीं थी देश को, क्योंकि ऑब्वियसली उसको अपने रिपुटेशन का भय था जो भी था, बट उसने बताई नहीं थी कि हाँ ऐसी कोई घटना हमारे देश में हो गई है यूक्रेन के पास। जो चीज़ें बाद में रिपोर्ट्स में सामने आई थी, जब रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन का लिमिट बढ़ती हुई पाई गई और देशों द्वारा, जहाँ पे जब और देशों में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, जैसे सिंगापुर, थाईलैंड, ये सब जगह, तब जाके वो लीकेज की घटना सामने आई। और ये भी कहा गया, यहाँ तक ये भी कहा गया, क्योंकि उस समय शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था रशिया मतलब सॉरी यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में, तो उस समय ये भी कहा गया कि ये शायद अमेरिका ने यूएसएसआर में करवाया, बट एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसमें लीकेज हुई थी जिसके तहत रेडिएशन बढ़ा था और रेडिएशन के थ्रू काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। यहाँ पे आप और लोकेशन देख सकते हैं, चेरनोबिल इसीलिए काफ़ी फेमस है, और चेरनोबिल जो घटना थी 1986 की, उसे सबसे ज़्यादा भयानक न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर न्यूक्लियर पावर लीकेज माना जाता है। ठीक है, ये लोकेशन है चेरनोबिल की, आप देख सकते हैं। बाकी ये सब जगह ये देखिए दिखाया गया है कि ये यूक्रेन का मैप है, यहाँ पे यूक्रेन की राजधानी कीव है, चेरनोबिल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें अभी की, तो चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्यों फेमस है मैंने आपको बता दिया। वहाँ पे रूसी सेना ने अभी अटैक किया है और कब्जा भी कर लिया है, तो इसलिए यहाँ पे चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप और सारे भी न्यूज़ेस देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको मैप में बताया कि क्या कंडीशन है, और अबाउट चेरनोबिल ट्रेजिडी जो भी है आप देख सकते हैं। ये वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर था 1986 का, जिसमें लगभग 20% जो है बेलारूस में इफेक्ट किया, 8% यूक्रेन, 0.5% रशियन फेडरेटेड, तो कई सारे ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिली थी। अगर हम बात करें चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में रेडिएशन बढ़ा, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि गुरुवार रात रूसी सेना ने हमला किया है, जहाँ से धमाके भी हुए हैं और रेडिएशन लेवल भी बढ़ गया है। बढ़ने से जान का खतरा पैदा हो गया, उन्हें सेहत संबंधी दिक्कतें भी हो सकती हैं, क्योंकि चेरनोबिल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जब से रूसी सेना ने हमला किया है तो वहाँ पे रेडिएशन बढ़ने की भी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे आने वाले टाइम में दिक्कतें हो सकती हैं। जिसके तहत जो यूक्रेन का रक्षा मंत्रालय है उसने रूसी सेना से मूवमेंट के बारे में जानकारी देते रहने के लिए भी कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों कब्जा किया रूस ने, तो आप ऑब्वियसली ये तो वो युद्ध चल रहा है और बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। चेरनोबिल घटना को लेकर एक ड्रामा सीरीज़ भी बनी है। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स जाननी हो, इसके बारे में क्या कमेंट में कर सकती हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने नहीं देखी है तो नहीं पता, बट हाँ इसका ट्रेलर अच्छा है, तो आप अगर आपको इंजॉयमेंट के लिए या फिर थोड़ी जानकारी के लिए देखना है तो आप इसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत ने किस देश से 30 प्रेडेटर सशस्त्र ड्रोन हासिल करने की अपनी योजना को रोक दिया है? 30 प्रेडेटर आर्म ड्रोन्स जो इंडिया लेने वाला था अमेरिका से, उसे इंडिया ने रोक दिया है। इसका मतलब ये यहाँ पे नहीं समझा जाना चाहिए, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि अमेरिका से लेने से रोक दिया है तो ऐसा आप लोग सोचो कि उसने जो है रसिया का साथ देना इस युद्ध में मतलब इंडिया ने एक्सेप्ट किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया चूँकि ऐसा देश है जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाता है, तो उसके तहत जो है इंडिया किसी भी देश का ऐसे डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना ही करेगा। बस इंडिया जो है जो भी हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं उसके खिलाफ है, जिसकी वजह से वो रशिया से भी गुहार लगा रहा है कि ये जो अटैक्स है वो बंद किए जाएं। यहाँ पे जो ये 30
प्रीडेटर आर्म ड्रोन्स की जो बात की जा रही है, जो ये योजना 3 बिलियन डॉलर का लगभग ये होने वाला था, जिसके तहत लगभग 30 प्रीडेटर्स ड्रोन्स मंगाए जाने वाले थे। उसको इसलिए पेंडिंग रखा गया है अभी के लिए, क्योंकि अभी जो कंडीशन चल रही है उसके तहत काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने को हर देश को मिल रही है, और सारी चीज़ों पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके तहत इसको पेंडिंग में रखा गया है। वहीं हम बात करें तो रसिया से S-400 इंडिया मंगाता है, ठीक है। जो पहले ही आर्म्ड व्हीकल्स है, तो वो आप पहले ही आपको पता होगा कि इंडिया मंगाता है। अगर हम यहाँ पे जो प्रीडेटर ड्रोन्स हैं उसकी बात करें, तो प्रीडेटर्स ड्रोन्स काफ़ी बेहतरीन होते हैं। ये लगभग एक बार में लगभग 24 घंटे की ट्रैवलिंग कर सकते हैं। मतलब अगर एक बार इनको उड़ाया जाए तो 24 घंटे तक ये उड़ सकते हैं। इनका जो हाइट होती है लगभग ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। और इनकी जो लोकेशन क्षमता होती है, मतलब अगर स्टील्थ की बात करें या फिर इनकी जो चीज़ों को पता करने की क्षमता होती है, नेविगेशन की क्षमता होती है, वो काफ़ी बेहतर है, जिसकी वजह से इंडिया इसे आयात करने वाला था, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं, क्योंकि हम ड्रोन्स की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो यहाँ पे हम ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स जो 2021 के हैं उसकी बात करते हैं। तो इसके तहत ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स जो हम 2021 के तहत क्या किया गया था, लगभग जो एक ड्रोन से रिलेटेड अगर आपको काम करना हो तो उसके लिए आपको लगभग 25 फॉर्म भरने पड़ते थे, जिसको कन्वर्ट करके 6 फॉर्मों में कन्वर्ट किया गया है। यानी कि उसका कम से कम जिससे फॉर्म भरने पड़े और जल्दी से जल्दी उसका काम हो सके, जो हम लोग वन विंडो सिस्टम की बात करते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम की बात करते हैं, उसके तहत, ठीक है। यहाँ पे आप और देख सकते हैं कि जो हमारे ड्रोन्स होते हैं उनमें जो है पायलट्स नहीं होते हैं, अनमैन्ड व्हीकल्स होते हैं, यानी उसमें जो है कोई भी इंसान उसमें ट्रैवल नहीं करना होता है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि नो पायलट लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर माइक्रो ड्रोन्स। जो हमारे माइक्रो ड्रोन्स होते हैं उनके लिए पायलट लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर जो है यहाँ पे लिखा है नो सिक्योरिटी क्लियरेंस रिक्वायर्ड बिफोर एनी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस इशुएंस, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ कि लगभग जो है ये जो हमारा ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स है, ड्रोन रूल्स 2021 है, उसके तहत जो है कवरेज ऑफ ड्रोन्स अंडर ड्रोन्स रूल्स इंक्रीज फ्रॉम 300 से 500 kg इसकी वो बढ़ाई गई है, ठीक है। न्यू सिक्योरिटी क्लियरेंस रिक्वायर्ड बिफोर एनी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस इशुएंस, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं। सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम भी लॉन्च किया गया है, जिसके तहत इसके क्लियरेंस को जल्दी से जल्दी किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप ड्रोन रूल्स 2021 के बारे में पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना इवन आपके वनडे एग्जाम्स में या फिर प्रीलिम्स में, बल्कि आपके मेंस में भी इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है कि ड्रोन रूल्स 2021 के बारे में बताइए, उसके जो पॉजिटिव्स हैं निगेटिव्स हैं उसके बारे में बताइए। तो इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ड्रोन्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। जो प्रीडेटर ड्रोन है उसके बारे में बताया गया है। अगर हम यहाँ पे ड्रोन शक्ति स्कीम की बात करें तो जो यूनियन बजट था उसमें जो है ड्रोन को प्रमोशन करने के लिए, यानी कि स्टार्टअप्स को लेकर ड्रोन्स को प्रमोट करने के लिए, यानी स्टार्टअप जो है हमारे वो ड्रोन को मैन्युफैक्चर करें या फिर मेड इन इंडिया के तहत काम करें, तो उसके लिए ड्रोन शक्ति स्कीम चलाई गई है, जिसके तहत IT सेक्टर को या फिर जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको ड्रोन्स को क्रिएट करने के लिए या फिर ड्रोन संबंधी काम करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी ड्रोन्स के बारे में, ठीक है, प्रीडेटर ड्रोन के बारे में। और जो हमारा ड्रोन इंडस्ट्रीज़ ये सब जोन होता है कि ड्रोन कितनी हाइट तक उड़ सकते हैं, रेड एरिया क्या होता है, ग्रीन एरिया क्या होता है, तो वो सब भी आप ड्रोन्स के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ अभी एक किसान ड्रोन नाम से भी जो हमारा बजट आया था उसमें जो है परियोजना लॉन्च की गई थी, जिसके तहत किसान ड्रोन ऐप लॉन्च किया गया है। और किसान ड्रोन जो प्रोवाइड किए जाएंगे उसके तहत क्या किया जाएगा कि जो ड्रोन्स होंगे वो जो है क्रॉप का असेसमेंट करेंगे, यानी कि फसलों का असेसमेंट करेंगे, मौसम की क्या जानकारी है, फसलों की क्या कंडीशंस हैं, भूमि की क्या कंडीशन है, जो हमारी मिट्टी है उसकी क्या कंडीशन है, फसलों की कितनी पैदावार होगी, इन सब से रिलेटेड असेसमेंट करेंगे, जिससे जो है ऐसी संभावना है कि आने वाले टाइम में किसानों को काफ़ी लाभ हो सकता है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर उनको मौसम संबंधी जानकारियाँ होंगी, इवन भूमि संबंधी कि भूमि की कितनी उपजाऊ
उपजाऊपन है या फिर फसलें कितनी ग्रो करेंगी, क्रॉप्स की क्या कंडीशन है, वो सब अगर पता चलेगा तो वो और बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। जिसके लिए अगर हम किसान ड्रोन से स्कीम की बात करें तो जिसके तहत 2.37 लाख करोड़ वर्थ एट MSP डायरेक्ट पेमेंट्स टू वीट एंड पैडी फार्मर्स, वीट के लिए और पैडी के लिए जो है फार्मर्स को 2.37 लाख करोड़ का MSP दिया जाएगा, ऐसा भी कहा गया है। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है आई होप ये आपको समझ में आया हो। आज हमारे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, जैसे कि मैंने कल भी परसों का जो मैंने शॉर्ट्स लिया था उसमें भी मैंने बताया था कि अभी चूँकि यूक्रेन और रशिया वार चल रहा है जिसकी वजह से कोई खास न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही हैं। स्टिल आई एम सेइंग कि अभी भी कोई खास न्यूज़ नहीं आ रही, क्योंकि सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो मीडिया है, न्यूज़ चैनल्स हैं, सब में रशिया और यूक्रेन वार ही कवर अप हो रहे हैं। तो ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से मैंने आज सिर्फ 3 क्वेश्चंस को ही एलिब्रेट करने की कोशिश की है। बाकी इससे संबंधित जो भी जानकारी थी वो मैंने बताई है। और मैं पहले ही बता दूं कि ऑपरेशन गंगा से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको ज़रूर ध्यान देना है। बाकी जो ड्रोन स्कीम है, ड्रोन ड्राफ्ट स्कीम है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से, तो उस पर भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सेशन पसंद आया हो, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सिराज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, और हमारे सेशन को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और हम मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। सो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।